मेरी सास हर रोज एक तकिया अपने कलेजे से लाकर सोती थी। जब भी कोई उस तकिए को हाथ लगाने की कोशिश करता तो वो एकदम से घबरा जाती और रोने लग जाती। आखिर उस तकिए में ऐसा क्या था? इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैंने उसे उठा लिया। उसके बाद तो मेरे साथ दोस्तों, मेरा नाम मनु है। पूरे घर में मैं सबसे जिद्दी और गुस्सैल लड़की थी। मुझे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, जिसकी वजह से शायद मेरे माता पिता मेरे लिए खूब परेशान थे। लेकिन उन दिनों जवानी के दिन थे, इसलिए मैं अपना अच्छा बुरा जरा भी नहीं समझ पाती थी। मुझे थोड़ी सी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं पूरे घर को आसमान पर उठा लेती और गुस्सा करने लग जाती। सब लोग मेरी इस आदत से तंग आ चुके थे। जब कॉलेज में मेरा दाखिला करवाया गया तो कॉलेज में थोड़ी सी बात पर भी अगर मुझे कोई चीज़ पसंद ना आती तो मैं पूरे कॉलेज की लड़कियों के साथ झगड़ने लग जाती। शायद इसी वजह से ना मेरी कोई सहेली बन पाई और ना ही मुझसे कोई बात करता था। लेकिन खैर, मुझे सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस अपने काम में लगी रहती और घर आने के बाद माँ और पापा मेरे लिए सब चीज़ें तैयार रखते थे ताकि थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए। अगर कोई कमी रह गई तो मैं बेवजह पूरे घर को सर पर उठाऊंगी। खैर, अब मेरा कॉलेज भी पूरा हो गया और मैं आगे की पढ़ाई करने में भी लग गई। लेकिन अब मेरे माता पिता को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। उन लोगों को तो बस यही फिक्र थी कि अगर मेरी शादी किसी अच्छे घर में ना हुई तो क्या होगा, और अच्छे घर में हो भी गई तो कैसे होगी। कैसे मेरे स्वभाव से लोग वाकिफ थे। भला मेरा रिश्ता कौन करवाते। तभी एक रोज मेरे मामा जी घर पर आ गए तो मेरी माँ और मेरे पिताजी ने उन लोगों के सामने मेरे रिश्ते की बात छेड़ी और कहा कि मनु का एक अच्छे घर में रिश्ता करवा दो ताकि हम लोगों की भी जिम्मेदारी से थोड़ा राहत मिले। तभी मेरे मामा जी ने मना कर दिया और बोले कि हर लड़के के परिवार वाले यही चाहते हैं कि उनकी बहू शांत स्वभाव की और संस्कारी हो, वह हर छोटी मोटी चीज को समझे। लेकिन यह तो किसी की चीज को समझती नहीं है, हर समय बस इसे गुस्सा करना होता है। अगर ससुराल में इतने इसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए भाई, मैं तो रिश्ता करवा कर किसी भी तरह से उलाहना नहीं लेना चाहता। मेरे मामा जी की यह बात सुनकर मेरे माँ पापा को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वहीं दूर खड़ी मैं सब कुछ सुन रही थी और मेरे गुस्से का अब ठिकाना नहीं रहा। मैंने जब से अपने मामा जी को अनाप शनाप बोल दिया और कहा कि अगर आप रिश्ता नहीं करवाएंगे तो क्या मेरा उम्र भर रिश्ता होगा नहीं। अपने आप को बड़े आए हीरो समझने वाले, मत करवाओ रिश्ता। अगर नहीं करवाना है तो हमारे घर पर आकर मुझे जलील करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी मेरे मामा जी अफसोस बड़ी गर्दन हिलाते हुए चले गए। मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरह मैं व्यवहार करती हूँ वह आगे जाकर मेरे लिए कितना दुखदाई हो सकता है। मुझे किसी चीज़ की भी समझ नहीं थी। अब मेरा शायद मैं बड़ी भी हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग और सोच बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी ही थी। हर छोटी छोटी बात में जिद करना तो जैसे मेरी आदत ही बन गई थी। तभी एक रोज मेरे पिताजी काम से घर लौटे तो मेरी माँ से कहने लगे कि कल हमारी बेटी को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। दरअसल मेरे एक दोस्त का बेटा है जो एक अच्छी कंपनी में काम करता है और अच्छी खासी जमीन जायदाद भी है। अपने माता पिता के इकलौता ही है और इसके पिता नहीं है, सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहता है। काफी संस्कारी लड़का है, इसलिए उन्होंने हमारी बेटी के लिए रिश्ते की बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ, आप लोग घर आकर देख लेना। अब मेरी माँ भी खुश हो गई, लेकिन उन लोगों को तो बस यही फिक्र सता रही थी कि कहीं मैं उन लोगों के सामने कुछ बुरा भला ना बोल दूं, और अगर यहाँ पर चुप रह गई तो कल को ससुराल में जाकर कुछ गलती ना कर दूं जिससे वह लोग परेशान हो जाएं। लेकिन शायद मेरे माता पिता को यह डर बार बार खाया जा रहा था। लेकिन खैर, एक रोज जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो वह मेरे पास आए और मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी, वह तुम्हारा घर नहीं है। ससुराल में हम लोगों की लाज रख लेना। जरा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करना। यह जरूरी नहीं होता कि सब लोग हमारे ही मन का हो। कभी कभी हमें दूसरे की बात को भी समझना चाहिए। इसलिए तो उन्हें ससुराल में कभी भी कोई ऐसी काम मत करना जिससे हम लोगों की गर्दन झुक जाए। शायद माँ पापा की वह बात मेरे दिल में इतनी गहराई तक पहुंच गई कि मैं सब कुछ समझ गई थी। अब मुझे लग रहा था कि जरूर मुझ में ही गलती है। यूं बार बार गुस्सा करना और अपनी जिद पर अड़े रहना ही शायद मेरे लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए माँ पिताजी ने जो बात बोली थी वह सीधा मेरे दिल पर जा लगी और मुझे समझ में आ गया कि मेरा गुस्सा और जिद करना खतरनाक है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी मैंने सोचा कि मुझे माँ पापा से बात करनी चाहिए। मैं अपने वादे
माँ पापा के पास गई और उन लोगों से वादा करते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दो, आज से पहले मैंने जो गलतियाँ की हैं उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। ना तो मैं जिद करूँगी और ना ही मैं गुस्सा करूँगी। हमेशा सामने वाले की सिचुएशन समझूंगी और आप लोगों का सर हमेशा अपने ससुराल में गर्व से ऊंचा रखूंगी। कभी भी किसी भी तरह का उलाहना नहीं आने दूंगी। शायद मेरी यह बातें सुनकर उनको सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत था। अब उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन लोगों ने तो मानो पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। तभी मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू भी छलक उठे। खैर, अब दूसरे दिन मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए सब लोग उनकी खातिरदारी में लगे हुए थे। दूसरे दिन लड़का खुद भी मुझे देखने के लिए आया। हम लोगों ने अच्छे से बातें की और उन लोगों को मैं पसंद भी आ गई और मुझे भी लड़का पसंद आ गया। ऐसे ही हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। मेरे होने वाले पति का नाम दिनेश था। दिनेश काफ़ी संस्कारी और अच्छे स्वभाव का लड़का था, लेकिन अब मैं भी इतना बदल चुकी थी तो शायद दिनेश को भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। अब बड़े ही धूमधाम से मेरी और दिनेश की शादी हो गई। अब मैं अपने ससुराल के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। उन लोगों की हर बात मानती और पूरे घर का काम भी अच्छे से कर लेती। वे लोग तो इतने अच्छे थे कि मुझे किसी भी तरह से गुस्सा दिलाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ की ज़रूरत होती वह मेरे सामने पेश कर देते और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। शायद इसी वजह से उन लोगों ने के प्रति प्रेम जगाने लगा और मैं उन लोगों की खूब इज्जत करने लग गई। अब मैं अपने ससुराल में खूब खुश थी और मैं अपने सास का भी खूब ख्याल रखती थी। दरअसल मेरे पति और मेरे सास दो ही सदस्य थे, क्योंकि मेरे ससुर का देहांत मेरे पति दिनेश के बचपन में ही हो गया था और दिनेश अपने माता पिता के इकलौता ही बेटा था। अब दिनेश इकलौता बेटा था तो मैं भी इकलौती बहू होनी होनी ही थी। इसलिए मैंने अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभाया और अपनी सास को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हर दम उनकी सेवा में लगी रहती थी। खैर, अब ऐसे ही दिन निकलते गए। कुछ दिनों से मैं एक बात को नोट कर रही थी, जो मेरे बिल्कुल ही समझ से बाहर थी। मैं हर रोज़ देखती कि मेरी सास एक तकिया अपने कलेजे से लगाकर सोती और उस तकिए को कभी भी अपने पास से अलग नहीं करती थी। अगर कहीं पर जाना होता तो उस तकिए को साथ में लेकर जाती थी। अगर गलती से भी उस तकिए को कोई हाथ लगा देता तो उनका घबराहट भरा चेहरा पसीने से लथपथ हो जाता और वह रोने लग जाती। आखिर ऐसा उस तकिए में क्या था? तभी मैंने एक रोज दिनेश से बात की तो दिनेश ने कहा कि माँ का यह शुरू से ही है। मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि माँ उस तकिए को कभी भी किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती, यहाँ तक कि पिताजी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। और मैंने तो जब से माँ को यह सब करते देखा उसके बाद भी उस तकिए को हाथ लगाया ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ बेवजह परेशान हो। अगर वह नहीं चाहती तो हम लोग उस तकिए से दूर ही रहते हैं। तभी दिनेश ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम भी उस तकिए से दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता कि माँ को किसी भी तरह से परेशानी हो। उस समय मैंने दिनेश को हाँ तो बोल दिया, लेकिन मेरे मन में यह बात कहाँ निकलने वाली थी। मुझे तो सब कुछ जानना था कि आखिर उस तकिए में ऐसा क्या है, कहीं माँ कुछ परेशानी में तो नहीं है। तभी एक रोज मैंने तकिया धोने के बहाने उनके कमरे में गई और जैसे ही तकिए का कवर निकालने लगी, मेरी सास अचानक से आ गई और ऐसे चिल्लाई मानो मैंने दिनेश का खून कर दिया हो। तभी वहां दिनेश भी आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, मैं इतनी जोर से चिल्लाई क्यों। तभी माँ ने उस तकिए की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बहू ने उस तकिए को छूने की कोशिश की है, और वह इतना बोलते ही रोने लग गई। अब अपनी माँ को रोता देख दिनेश को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझसे गुस्से में कह दिया कि तुम्हें कितनी बार मना किया था कि इस तकिए से दूर रहना, फिर भी तुम बार बार माँ को परेशान करने के लिए क्यों आ गई, और भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई कि तुम इस तकिए को उठा रही थी। तभी मैंने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा कि मैं तो बस इस तकिए के कवर को धोने के लिए उतार रही थी, मुझे क्या पता था कि इस कदर यूं तकिए की कवर भी नहीं धो सकते। तभी माँ ने कहा कि आज के बाद मेरे तकिए के आसपास भी मत भटकना। रही बात इसे धोने की तो मैं यह काम खुद कर लूंगी। अब वह माँ बेटे मुझसे नाराज हो गए। मैंने काफ़ी कोशिश की और माफ़ी भी मांगी, लेकिन कुछ दिनों तक उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की। अब मुझ में इतना सुधार आ गया था कि मैं उन लोगों की परेशानी भी समझती थी और उन लोगों का नाराज होना भी, क्योंकि शादी से पहले जो मेरा स्वभाव था वह बिल्कुल बदल चुका था। पहले मैं गुस्से वाली थी, लेकिन अब मुझसे ज़्यादा शांत तो कोई हो ही नहीं सकता था। इसे मैंने सोचा कि मुझे यह काम चोरी छुपे ही करना होगा, क्योंकि अगर मैं यह जान ना पाई तो पूरी उम्र इसी पछतावे में रहूंगी कि आंखें इस तकिया के अंदर ऐसा है क्या। तभी मैंने जैसे तैसे उन माँ बेटों को मना लिया और उनके साथ अच्छे से बोलने लगी। कुछ दिनों तक मैं उस तकिए से दूर ही रही, जिससे माँ और दिनेश को विश्वास हो गया
कि अब मैं उस तकिए के आसपास भी नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाली थी। मुझे तो राज जानना था कि आखिर ऐसा उस तकिए में क्या है कि माँ का ऐसा हाल हो जाता है। यह राज जानने के लिए मैं खूब उतावली हो रही थी। तभी एक रोज मेरी सास नहाने के लिए चली गई, तो मैंने झट से तकिया उठाया और उसका कवर उतार कर जैसे ही देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। इतने में मेरी सास भी वापस आ गई। शायद वह कुछ बाहर भूल गई थी जो वापस लेने आई थी। अचानक वह सब देखते ही जोर जोर से रोने लग गई। उस समय दिनेश घर पर नहीं था, इसलिए मैंने जैसे तैसे उन्हें संभाला और पानी पिलाया। तभी मैं अपनी सास के कदमों में गिर गई और उनसे पूछने लगी कि आखिर उस तकिया में ऐसा क्या है। माँ जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, लेकिन मेरे अंदर यह बहुत दुख होता है कि आखिर उस तकिए में क्या है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो जाती हो। तभी शायद मेरी सास को मेरे ऊपर दया आ गई और उन्होंने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह सुनकर शायद तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन यही सच है। तभी मैं बड़ी गौर से मेरी सास की बातें सुनने लग गई। वह कहने लगी कि मैं जब कंवारी थी तो माँ बन चुकी थी, और जो मेरे बच्चे का पति था वह मुझे छोड़कर भाग गया था। इसलिए मैं अपने बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़कर आ गई, ताकि समाज के लोग मुझ पर गंदी नज़रों से ना देखें और मुझे चरित्रहीन ना बोलें। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उस लड़के से खूब प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा किया था। इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे ससुर से करवा दी और मैं दिनेश हो गया। लेकिन उसकी याद मुझे हर रोज सताती थी। इसलिए एक दिन मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए अनाथ आश्रम गई, तो मैंने देखा कि उसे एक बीमारी की वजह से दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद से उसकी एक फ़ोटो मैं इस तकिए के अंदर रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस राज को जान पाए, क्योंकि अगर यह अंदर की फ़ोटो कोई देख लेगा तो सबको मन में तरह तरह के सवाल होंगे और मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। इसलिए मैं इस तकिए को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती और अपने बेटे की तस्वीर इसके अंदर छुपा कर रखती हूँ, ताकि अपने मन को हल्का करने के लिए उस तस्वीर को देख लूं। अब मेरी सास का इराज जानने के बाद तो मेरे शरीर से पसीना निकलने लग गया। मेरे मन को इतना दुख हुआ कि ना जाने वह मन में कितना बोझ लिए बैठी थी और मैं उसके ऊपर बेवजह शक कर रही थी। तभी मैं अपनी सास को गले लगाते हुए बोली कि माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका राज हमेशा राज ही रहेगा। आपकी यह बेटी कभी भी इस राज को बाहर नहीं आने देगी। यह सब सुनते ही मेरी सास के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दोस्तों, छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी दाहिनी तरफ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी कही हुई सारी स्टोरी सबसे पहले आपके चैनल पर उपलब्ध हों। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।